आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। कई स्थितियों में हमें परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 3/4 मीटर लंबी लकड़ी की पट्टी लाई और इसका प्रयोग फोटो की एक फ्रेम बनाने के लिए किया। फ्रेम बनाने के बाद आपने देखा कि अभी भी 1/4 मीटर पट्टी शेष है। अब अगर आपको पता करना होगा कि फोटो की फ्रेम बनाने के लिए कितनी पट्टी लगी, तो यह आप कैसे पता करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। आपको 3/4 मीटर में से 1/4 मीटर को घटाना होगा, यानी कि यहाँ आपको दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा। तो चलिए जानते हैं यह व्यवकलन हम कैसे करेंगे। आइए 3/4 ऋण 1/4 का परिणाम ज्ञात करें। परिणाम ज्ञात करने के लिए हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखते हैं और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ उसे जोड़ने पर परिणाम 0 आता है। इस तरह से यहाँ 1/4 का योज्य प्रतिलोम है ऋण 1/4। इस प्रकार हमने 3/4 ऋण 1/4 को 3/4 धन ऋण 1/4 में परिवर्तित कर लिया है। इसके बाद हम परिमेय संख्याओं का हर बराबर कर लेते हैं। चूंकि यहाँ हर पहले से बराबर है, इसलिए हम आगे हल कर सकते हैं। इसे हम संख्या रेखा पर हल कर सकते हैं और संख्या रेखा के बिना भी हल कर सकते हैं। चलिए इसका परिणाम संख्या रेखा पर ज्ञात करें। इसके लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर पूर्णांक अंकित करेंगे। यहाँ प्रत्येक इकाई दूरी दर्शाती है 1 मीटर। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर 4 है। हर से हमें पता चलता है कि प्रत्येक पूर्ण या प्रत्येक इकाई के 4 बराबर भाग करने हैं। इसलिए हम संख्या रेखा की प्रत्येक इकाई दूरी के 4 बराबर भाग करेंगे। इन्हें शून्य के दाईं ओर 1/4, 2/4, 3/4 इस प्रकार नाम देंगे और बाईं ओर ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4 इस प्रकार नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि पहली संख्या 3/4 है, इसलिए हम संख्या रेखा पर 3/4 का स्थान ज्ञात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी संख्या ऋण 1/4 है, जो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसलिए हम 3/4 की बाईं ओर दूसरी संख्या के अंश जितने कदम चलते हैं। यहाँ अंश 1 है, इसलिए हम 1 कदम चलेंगे। चूँकि 1 कदम इकाई का चौथा भाग है, इसलिए 1 कदम मतलब 1/4 मीटर दूरी। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि 3/4 के बाईं ओर हम 1/4 इकाई दूरी चलते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं संख्या 2/4 पर, जो कि 3/4 धन ऋण 1/4 का परिणाम है, यानी कि 3/4 ऋण 1/4 का परिणाम है। व्यवकलन का परिणाम संख्या रेखा के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भी जरूरी है कि हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करें। फिर हम देखते हैं कि हर बराबर है, इसलिए हम हर वैसा का वैसा रखते हैं और अंशों को जोड़ते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 2/4। इसे हम मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1/2। अब चलिए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 42/8 ऋण 17/6 का परिणाम ज्ञात करना है। तो चलिए इस व्यवकलन का परिणाम ज्ञात करें। सबसे पहले हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। यहाँ ऋण 17/6 का योज्य प्रतिलोम है 17/6, इसलिए हम संक्रिया में दूसरे स्थान पर 17/6 लिखेंगे, यानी कि ऋण 42/8 ऋण 17/6 बराबर ऋण 42/8 धन 17/6। अब हम देखते हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए हम लसअ का उपयोग करेंगे। यहाँ 8 और 6 का लसअ है 24, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का लसअ 24 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 42/8 के अंश और हर दोनों को 3 से और 17/6 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करेंगे। इससे संक्रिया बन जाएगी ऋण 126/24 धन 68/24। हर समान होने पर हम अंशों का योग करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। अंशों का योग है ऋण 126 धन 68 बराबर ऋण 58। इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 58/24। इसे ही हम मानक रूप में ऋण 29/12 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। अगले वीडियो में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से संबंधित कुछ उदाहरण। सुरेश ने 5.5 मीटर लंबाई का कपड़ा खरीदा। उसमें से उसने 2.25 मीटर लंबाई का कपड़ा अपने भाई को दिया। ज्ञात कीजिए शेष कपड़े की लंबाई क्या होगी। खरीदे हुए कपड़े की कुल लंबाई 5.5 मीटर है। उसमें से सुरेश ने 2.25 मीटर लंबाई का कपड़ा अपने भाई को दिया। इसका मतलब 5.5 मीटर कपड़े में से 2.25 मीटर कपड़ा निकाला गया। इसलिए शेष कपड़े की लंबाई 5.5 मीटर से 2.25 मीटर का व्यवकलन कर पता की जा सकती है। व्यवकलन करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। जैसे 5.5 को अंश बटा हर के रूप में लिखने के लिए हम 5 गुणा 2 धन 1 करते हैं और अंश 11 प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ हर को वैसा का वैसा रखकर हम 5 और 1/2 को 11/2 के रूप में निरूपित करते हैं। क्या आप बता पाएंगे 2.25 को हम अंश बटा हर के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, इसे हम 9/4 लिखेंगे। अब हम दोनों संख्याओं का व्यवकलन करेंगे। अब हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित कर लेंगे। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या 9/4 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, यानी कि ऋण 9/4 लिखेंगे। अब चलिए इसका परिणाम ज्ञात करें। यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर नहीं है, इसलिए पहले हमें इनका हर बराबर करना होगा। हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसा प्राप्त करेंगे। यहाँ 11/2 के हर 2 और ऋण 9/4 के हर 4 का लसा है 4। ऋण 9/4 का हर पहले से 4 है, इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन 11/2 का हर 4 नहीं है। हर 4 करने के लिए हम 11/2 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 22/4। अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर है, इसलिए हम अंशों को जोड़ेंगे और हर को वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 13/4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुरेश के पास 13/4 मीटर यानी कि 3.25 मीटर लंबाई का कपड़ा शेष है। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए ऋण 13/16 ऋण 18/21। चलिए पहले व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करें। इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर योग का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। इसे हल करने के लिए आइए इनका हर बराबर कर ले। हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसा प्राप्त करेंगे। यहाँ ऋण 13/16 के हर 16 और ऋण 18/21 के हर 21 का लसा है 336। ऋण 13/16 का हर 336 करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 21 से गुणा करेंगे और ऋण 18/21 का हर 336 करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 16 से गुणा करेंगे। इससे ऋण 13/16 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर प्राप्त होगा ऋण 273/336 और ऋण 18/21 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 288/336। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। चूँकि हर बराबर है, इसलिए हम अंशों को जोड़ेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 561/336। यहाँ अंश और हर का मस 3 है, इसलिए हम दोनों को 3 से विभाजित कर मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करेंगे, जो कि ऋण 187/112 है। प्रयास कीजिए। यहाँ एक जादू वर्ग दिया है जिसमें प्रत्येक पंक्ति का योग 3/4 है। ज्ञात कीजिए A, B और C कौन सी परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ। मिथ्या धारणा 1, मान लीजिए तापमान में वृद्धि धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर से और गिरावट ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर से निरूपित की जाती है। इसके उपयोग से निम्नलिखित सवाल को हल कीजिए।
एक पहाड़ी स्थान पर एक दिन तापमान 59/3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वातावरण में अचानक आए परिवर्तन के कारण तापमान में -2/3 डिग्री सेल्सियस से बदलाव होता है। तो बदलाव के बाद तापमान क्या होगा? परिमेय संख्याओं के संदर्भ में बच्चों को अक्सर सवाल समझने में कठिनाई होती है। जैसे इस सवाल को हल करने के लिए बच्चे यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें 59/3 और -2/3 का योग करना है या व्यवकलन। जवाब प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चे इन दोनों परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 61/3 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक गलत जवाब है। चलिए सही जवाब प्राप्त करें। यहाँ बदलाव ऋणात्मक परिमेय संख्या में दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। ऋण चिन्ह से हमें पता चलता है कि तापमान में गिरावट हो रही है। अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो जवाब 61/3 नहीं आ सकता, क्योंकि यह 59/3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सही समझ यह है कि बदलाव प्राप्त करने के लिए अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का व्यवकलन किया जाता है। जैसे यहाँ तापमान में बदलाव बराबर अंतिम तापमान ऋण प्रारंभिक तापमान। इसे ही हम लिख सकते हैं अंतिम तापमान बराबर तापमान में बदलाव धन प्रारंभिक तापमान। तो इसका अर्थ है यहाँ हमें दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना होगा। 59/3 धन -2/3 बराबर 57/3 बराबर 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अब चलिए जानते हैं कुछ साधारण गलतियाँ। अगर बच्चों को पूछा जाए कि ऋण 4/6 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इस सवाल को देखते ही यह सोचने लगते हैं कि उदाहरण में व्यवकलन की संक्रिया दी है, इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए वे पहली संख्या का चिन्ह नजरअंदाज करते हैं और 5/6 से 4/6 का व्यवकलन करते हैं, जिससे उन्हें गलत परिणाम प्राप्त होता है 1/6। संक्रिया से संबंधित ऐसी उलझन को दूर करने के लिए हमें संक्रिया को दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लेकर योग की संक्रिया में व्यक्त करते हैं। ऋण 5/6 धन ऋण 4/6। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है। जब योग की संक्रिया में दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होता है तब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ इन संख्याओं को जोड़कर हम सही परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ऋण 9/6 ऋण 5/6 ऋण 4/6 का परिणाम ज्ञात करते समय कुछ बच्चे यह भी सोचते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इनका जवाब धनात्मक आएगा। इसलिए वे परिणाम 9/6 प्राप्त करते हैं, जबकि सही परिणाम है ऋण 9/6। इस मिथ्या धारणा का कारण यह है कि वे ऋण ऋण धन होता है यह याद कर लेते हैं और सभी संक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि यह समझ सिर्फ गुणन और विभाजन की संक्रियाओं के लिए सही है, योग या व्यवकलन के लिए नहीं। इसे हम गुणन और विभाजन के वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। अगर बच्चों को पूछा जाए कि एक धनात्मक परिमेय संख्या से ऋणात्मक परिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या छोटा, तो बच्चे जवाब देते हैं परिणाम छोटा होगा। इस जवाब के पीछे उनकी मिथ्या धारणा होती है कि व्यवकलन से हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारा सवाल है कि 9/8 ऋण 5/8 का परिणाम ज्ञात करें। इसके लिए हम इसे 9/8 धन 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम हल करेंगे तो हमें जवाब प्राप्त होगा 14/8, जो कि दोनों परिमेय संख्याओं से बड़ी संख्या है। इसलिए ध्यान रहे, धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को घटाने पर परिणाम बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अब आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी। इस प्रकार आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणन। मान लीजिए हम 3 बाल्टियां लेकर हर एक में 2.5 लीटर पानी रखते हैं। अगर हम सभी बाल्टियों का पानी मिला ले तो हमें कितना पानी मिलेगा, यह पता करने के लिए हमें 2.5 लीटर धन 2.5 लीटर धन 2.5 लीटर का परिणाम ज्ञात करना होगा। चूँकि हम 2.5 को 5/2 लिखते हैं, इसलिए हम 5/2 लीटर धन 5/2 लीटर धन 5/2 लीटर से भी परिणाम पता कर सकते हैं। यहाँ सभी परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए हम हर समान रखकर अंशों का योग करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 15/2।
चूँकि यहाँ एक ही संख्या का बार बार योग किया जा रहा है, इसलिए हम इसे गुणन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 बार 5/2 दोहराई गई है, इसलिए इसे हम 3 गुणा 5/2 इस गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब गुणन का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम अंशों का गुणन करेंगे, फिर हरों का गुणन करेंगे। इससे हमें गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 15/2, जिसे हम 7 और 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि तीनों बाल्टियों का पानी मिलाने पर हमें कुल 7.5 लीटर पानी मिलेगा। तो बताइए, अगर हमें 12/7 गुणा ऋण 4 का परिणाम ज्ञात करना होगा तो हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, हम 12 और ऋण 4 का गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा ऋण 48, और फिर हम हर वैसा का वैसा रखेंगे, यानी कि दिए गुणन का परिणाम होगा ऋण 48/7। सोचिए, अगर हमें 2 परिमेय संख्याओं का गुणन करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसे हम भिन्नों के गुणन की तरह ही करते हैं, यानी कि अगर हमें 2 परिमेय संख्याओं का गुणन करना हो तो हम अंशों का गुणन करते हैं, फिर हरों का गुणन करते हैं, और फिर परिणाम को अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझें। मान लीजिए हमें 13/15 गुणा ऋण 14/11 का परिणाम ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम अंशों का गुणन करेंगे। यहाँ 13 और ऋण 14 के गुणन का परिणाम है ऋण 182। फिर हम हरों का गुणन करेंगे। यहाँ ऋण 15 और 11 के गुणन का परिणाम है ऋण 165, और फिर हम इनके गुणन का परिणाम अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी कि ऋण 182 बटे ऋण 165। लेकिन यहाँ अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, यानी कि यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस तरह से दिए गुणन का परिणाम है 182 बटे 165। अब सोचिए, अगर हमें 4/5 गुणा 5/4 का गुणनफल ज्ञात करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? यहाँ भी हम अंशों को और हरों को अलग अलग गुणा करेंगे। 4 गुणा 5 बराबर 20 और 5 गुणा 4 बराबर भी 20 ही है। इस तरह से परिणाम होगा 20/20, यानी कि 1। इस तरह अगर किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के गुणन का परिणाम 1 आता हो तो वे एक दूसरे की व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होती है। इन दोनों परिमेय संख्याओं को देखकर आप यह भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या के अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। जैसे ऋण 5/6 का व्युत्क्रम है 6/5, जिसे ऋण 6/5 से भी व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं का विभाजन करते समय व्युत्क्रम का बड़ा महत्व होता है। इसे हम परिमेय संख्याओं का विभाजन सीखते हुए समझेंगे। अब आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। किन्हीं 5 परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का गुणन। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणन के उदाहरण। एक प्रतियोगिता में सही जवाब देने पर 1 अंक और गलत जवाब देने पर ऋण 1/4 अंक दिए जाते हैं। समीर ने 10 सवालों का जवाब दिया, लेकिन उसके सारे जवाब गलत आए। क्या आप बता सकते हैं कि समीर को कितने अंक प्राप्त होंगे? समीर ने 10 सवाल के जवाब दिए, जिसमें से उसके सभी जवाब गलत आए। अगर एक सवाल का गलत जवाब देने पर ऋण 1/4 अंक दिया जाता है, तो 10 सवालों के गलत जवाब देने पर प्राप्त अंक पता करने के लिए हमें ऋण 1/4 को 10 से गुणा करना होगा। प्राप्तांक बराबर 10 गुणा ऋण 1/4। इसे हल करने के लिए हम 10 को ऋण 1/4 का अंश ऋण 1 से गुणा करते हैं, जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा ऋण 10, और परिणाम में हर वैसा का वैसा रखते हैं, यानी कि 10 गुणा ऋण 1/4 बराबर ऋण 10/4। यहाँ अंश और हर का मस है 2। हम अंश और हर दोनों को मस 2 से विभाजित कर परिणाम को मानक रूप में ऋण 5/2 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से भी हल कर सकते हैं। यहाँ हम 10 को 10/1 ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह से प्राप्तांक बराबर 10/1 गुणा ऋण 1/4। अब हम दोनों संख्याओं के अंशों का गुणन करेंगे। 10 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 10। इसी तरह हम दोनों संख्याओं के हरों का गुणन करेंगे। यहाँ 1 गुणा 4 बराबर 4। फिर हम परिणाम को अंशों का गुणनफल
बटे हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि यहाँ परिणाम आएगा ऋण 10/4। इस परिमेय संख्या को हम मानक रूप में ऋण 5/2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि समीर को ऋण 5/2 अंक प्राप्त हुए हैं। इसे ही हम ऋण 2 और 1/2 भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण, हितेश ने 22.5 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसका 1/4 भाग उसने चलकर तय किया। ज्ञात कीजिए हितेश ने कुल कितनी दूरी चलकर तय की। उदाहरण से पता चलता है कि हितेश ने कुल 22.5 किलोमीटर दूरी का 1/4 भाग चलकर तय किया। क्या आप बता सकते हैं यहाँ का यह शब्द हमें क्या बताता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ का प्रयोग गुणन को दर्शाने के लिए किया गया है। इस तरह से 22 और 1/2 का 1/4 भाग प्राप्त करने के लिए हमें 22 और 1/2 को 1/4 से गुणा करना होगा। इसलिए हितेश द्वारा चलकर तय की गई दूरी बराबर 1/4 गुणा 22 और 1/2। हम सबसे पहले 22 और 1/2 इस संख्या को अंश बटा हर के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अब हम 1/4 और 45/2 का गुणन करेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणन करते समय हम दोनों संख्याओं के अंशों का गुणन करेंगे। यहाँ 45 गुणा 1 बराबर 45। इसी तरह दोनों संख्याओं के हरों का गुणन करेंगे, जिसका गुणनफल आएगा 4 गुणा 2 बराबर 8। अब हम परिणाम को अंशों का गुणनफल बटे हरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी कि 45/8 के रूप में। इसे ही हम 5 और 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हितेश ने 45/8 किलोमीटर दूरी चलकर तय की, या इसी को हम कह सकते हैं कि उसने 5 और 5/8 किलोमीटर दूरी चलकर तय की। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए ऋण 24/26 गुणा ऋण 39/12। इसे हल करने के लिए पहले हम अंशों का गुणन करेंगे। चूंकि ऋण 24 गुणा ऋण 39 दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन है, इसलिए गुणनफल धनात्मक आएगा। इस तरह से ऋण 24 गुणा ऋण 39 बराबर 936। फिर हम हरों का गुणन करेंगे। यहाँ 26 गुणा 12 बराबर 312 है। अब हम अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल लिखकर परिणाम 936/312 व्यक्त करेंगे। यहाँ अंश और हर का मस है 312। अंश और हर दोनों को मस 312 से विभाजित करते हैं तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 3। इसलिए दिए सवाल का जवाब है 3। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के गुणन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, किसी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर मैदान की लंबाई 50.5 मीटर और चौड़ाई 19.25 मीटर है। ज्ञात कीजिए मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ हमें आयताकार मैदान का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 50.5 गुणा 19.25 वर्ग मीटर। 50.5 और 19.25 का गुणन करते वक्त कई बार बच्चे पूर्ण भागों का और अपूर्ण भागों का गुणन अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ वे 50 और 19 का गुणन करते हैं और 1/2 और 1/4 का गुणन करते हैं और इनके परिणाम साथ में रखकर आयत का क्षेत्रफल 950 और 1/8 वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं। इस मिथ्या धारणा के कारण ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। ध्यान रहे, ऐसी संख्याओं का गुणन करते समय हमें इन्हें p/q के रूप में व्यक्त करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ हम 50 और 1/2 को 101/2 के रूप में और 19 और 1/4 को 77/4 के रूप में व्यक्त करते हैं और फिर हम इन संख्याओं का गुणन करते हैं। अगर हम 101/2 का गुणन 77/4 से करेंगे तो हमें जवाब प्राप्त होता है 7777/8। इसे ही हम 972 और 1/8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल है 972 और 1/8 वर्ग मीटर। इसलिए ऑप्शन 2 यह सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित संक्रियाओं में कौन सी संक्रिया का परिणाम धनात्मक परिमेय संख्या आएगी। दो परिमेय संख्याओं का गुणन करते समय चिन्ह पर ध्यान न देने से कुछ साधारण गलतियां होती है।
जैसे कुछ बच्चे यह समझते हैं कि परिणाम को पहली संख्या का चिन्ह दिया जाता है। वे देखते हैं कि ऑप्शन 1 में पहली संख्या धनात्मक है, इसलिए ऑप्शन 1 में दी संक्रिया का परिणाम भी धनात्मक आएगा। इस कारण वे ऑप्शन 1 यह जवाब देते हैं। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग ऋणात्मक ही होता है। कुछ बच्चे इसी समझ को गुणन के लिए भी सत्य मानते हैं और यह सोचते हैं कि दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी ऋणात्मक ही होता है, इसलिए वे दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब मानने लगते हैं। लेकिन सही समझ यह है कि दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। तो आज हमने देखी परिमेय संख्याओं की गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं।